बचती है। बारिश में जरूर हमारे यहाँ थोड़ा सा दिक्कत जाती है, लेकिन जो सूर्य की रोशनी साल भर लगभग बनी रहती है। अभी जो एडवांस्ड सोलर पैनल आ रहे हैं, वो बारिश में भी खतरनाक बिजली उत्पन्न कर रहे हैं भाई। बारिश में भी जो है वो मेरे मामा जी हैं थोड़े से दूर के, सगे नहीं, थोड़े से दूर के हैं। तो उन्होंने जो है घर में अपना लगभग 1.5 लाख का इन्वेस्ट किया है सोलर पैनल में। और उनका जो है वो घर का बिजली का बिल आना खत्म। उनका घर लगभग 1,000 स्क्वायर फीट होगा, या 1,000 स्क्वायर, 1,200 स्क्वायर फीट करीबन घर है। डुप्लेक्स है, 2 घर है, मतलब 2 बिल्डिंग है। और बिल लगभग उनका 2,500 से 3,000 रुपये आता था महीने का। और अब वो क्या कर रहे हैं, 1.5 लाख रुपए लोन पे लगवा लिया पहले, और फिर उसके बाद अब जो है वो बिजली का बिल नहीं आ रहा, खत्म हो गया, माइनस में आ गया बिल। तो मस्त आराम से उसकी किस्त चुका देते हैं वो बिल के तौर पे। और अगर 1.5 लाख के हिसाब से 4,000 रुपए के हिसाब से देखा जाए, तो मेरे ख्याल से 2 साल लगेंगे लगभग। कैलकुलेटर लगभग निकालें। 1.5 लाख का ढाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 4,000 की किस्त अगर दे रहे हैं वो, तो टोटल उनको 40 मंथ, 40 मंथ मान के चलें, तो डिवाइडेड बाय 12, 3 साल में, 3 साल में उनका वो लोन खत्म हो जाएगा। और 3 साल बाद उनकी बिजली फ्री है। अब उनको ना पेमेंट करना है किसी को, ना ही बस रख रखाव करना है, धूल चढ़ गई पैनल को साफ कर दो, और मेंटेनेंस में जितना खर्चा होता है, बिजली का बिल खत्म। तो अच्छी चीज है सोलर पैनल, ये बोल रहा हूँ। और बारिश के दिनों में मुसीबत ये थी पहले पुराने पैनलों में, कि बारिश के दिनों में बिजली नहीं बना पाते थे वो। बिजली नहीं बना पाते थे, तो भाई बारिश के दिनों में बंदा क्या करेगा, वो तो बिजली चला ही रहा होगा, तो उसको नुकसान हो जाता। लेकिन अभी जो सोलर पैनल आ रहा है, वो बारिश में भी मस्त बिजली बना रहे हैं। तो इसलिए जो है, आगे जाके सोलर पैनल बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। आप में से भी कोई अगर आईटीआई कर रहा है, और अगर सोलर में कर रहा है ना आईटीआई, तो आगे बहुत बहुत संभावना है सोलर में। मध्य प्रदेश में भी अभी रीवा में बहुत बड़ा प्लांट खुलने वाला है। शायद दुनिया का सबसे बड़ा होगा अभी का जो है वो। फ्लोटिंग वाला तो केरल में, फ्लोटिंग वाला एक नया कॉन्सेप्ट चल गया है। बोले झील का पानी, केरल में जो है शायद झील है, या कौन सी झील है पता नहीं, पीने का पानी, उन्होंने झील पे जो है वो प्लास्टिक के वो कंटेनर पे सोलर पैनल लगा दिए। मेरा दोस्त वहां पर इंजीनियर के तौर पे काम कर रहा है। तो उन्होंने जो है सबसे बड़ा फ्लोटिंग पावर स्टेशन बना दिया केरल में। वो पानी पे तैर रहा है और बिजली बन रही है। हमारे यहाँ भी भोपाल में जो वीआईपी रोड है, उसके किनारे पे शुरू करी थी, कि वहां पर जो है वो सोलर पैनल लगा दिए थे उन्होंने। लेकिन अभी आप जाओगे कभी देखोगे, तो लोग बागों ने उसको थूक थूक के सोलर पैनल से पान पैनल बना दिए हैं। वो पान की पीक पड़ी हुई है उस पर, पूरा सत्यानाश करके रखा है। इतने महंगे पैनल आते हैं, एक पैनल करीबन मेरे ख्याल से कम 10 या 12 हजार का आता होगा। वो पैनल पे उन्होंने थूक थूक के उनकी बिजली बनना बंद कर दी। पान थूक थूक के सत्यानाश कर दिया उसका, है ना। तो सौर ऊर्जा जो है, फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी मतलब इंग्लिश, हिंदी में अपन प्रौद्योगिकी लिखते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी। कितना अच्छा शब्द है ना टेक्नोलॉजी, कितना आसानी से समझ में आ जाता है कि टेक्नोलॉजी क्या क्या है। बिजली बनाने की टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, फलाना ठिकाना, अलग अलग पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी है, उसको हिंदी में बोलते हैं प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी को। तो फोटोवोल्टाइक सेल का यूज करके धूप से सीधे विद्युत बना दी जाती है। तो फोटोवोल्टाइक सेल क्या करते हैं, जैसे ही उस पर सनलाइट पड़ती है, तो सनलाइट की एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो उसको हम सौर पैनल बोलते हैं। और सौर पैनल अनफॉर्चुनेटली आता तो है 10th क्लास की साइंस में, लेकिन वो चैप्टर में जहाँ तक ऊर्जा के संसाधन वाला चैप्टर है क्या अभी आप, अगर है तो उसमें आएगा सौर सौर पैनल कैसे होते, काम कैसे करते, साइंस में है। भारत के ग्रामीण सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। यकीनन आप देखोगे ना, गाँव में जाओगे अगर, तो सोलर लाइट वगैरह लगा रहे हैं। अगर पहाड़ी इलाकों पे जाओगे तो सोलर लाइट दिखेगी। मुझे नहीं लगता आपके यहाँ भी, मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपके गाँव में भी, जब आप गाँव में जाओगे ना, तो कुछ ना कुछ सोलर का दिख जाएगा। एक आंटी ने मेरे यहाँ मतलब वो अ, दूसरे रिलेटिव के यहाँ, एक आंटी ने मोबाइल दिखाया मेरे को, उनके मोबाइल पे सोलर पैनल लगे हुए थे। बोले भैया इसको चार्ज नहीं करना पड़ता, बस धूप में रख दो चार्ज हो जाता है। मैंने बोला सही है, कितने रुपए का है? बोले 600 या 700 रुपए का मोबाइल खरीदा, कीपैड, सस्ता था वो। तो वो सोनाल सोलार पैनल से चार्ज होता था। आज पता नहीं क्यों इतनी ज्यादा हंसी आ रही मेरे को, या फिर इतना, पता नहीं क्यों हो रहा है। एड्रेनल, हम प्रतीक्षा कुछ पूछना है?
कुछ बड़े सौ। भैया ऐसे वो सोलर लाइट भी आता होगा ना? हाँ सोलर लाइट आता है बिल्कुल। वो भी ऐसे चालू होता होगा ना धूप से ही? बिल्कुल धूप से चार्ज होता है और कुछ घंटे का बैकअप देता है, जैसे अपन बैटरी चार्ज करते हैं ना मोबाइल की, चार्ज कितनी देर तक चलेगा, उस वैसे ही तरह का सोलर लैंप भी आता है, वो सोलर से चार्ज हो जाता है और जितनी बैटरी रहती है उसके हिसाब से बैकअप देता है। तो मैंने इसका प्रैक्टिकल रूप मालूम कहाँ देखा सोलार में। मैंने देखा है जब मैं ट्रैकिंग पर गया हुआ था, जब हम यहाँ से गए थे उत्तराखंड ट्रैकिंग पर गए थे, धारचूला से होते हुए, धारचूला नेपाल की बॉर्डर है, वहां से आगे बढ़ के जो है हम जब ऊपरी सुदूर आईटीबीपी के जवान रहते हैं वहाँ, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स, मतलब इंडियन और चाइना की बॉर्डर, इंडिया चाइना की बॉर्डर पे हम ट्रैक कर रहे थे। तो जब पहाड़ी पे गए तो ऊपर सिग्नल वगैरह मिलने का संभावना नहीं, बात ही नहीं है, बगल में चाइना लगा हुआ है, जैमर वगैरह भी लगा के रखे हैं फोन वगैरह। तो आईटीबीपी क्या करता है, हम लोगों ने वहां से ऊपर से घर वालों से बात करनी थी, तो आईटीबीपी ने बोला हमारे शहर का यूज कर लो। तो बोला सर बिजली की लाइन यहाँ पर है नहीं, आप कैसे यूज करो, तो वो उन्होंने जो है बताया कि सोलर, उन्होंने तंबू पर ही ऊपर सोलर पैनल लगा के रखा था, उससे वो चार्ज होता था। और वो सैटेलाइट फोन था, तो सैटेलाइट जब जब रेंज में आता था तब तो वो कॉल हो पाती थी, नहीं तो नहीं हो पाती थी। तो हम लोगों ने वहां से अपने अपने घरों पे बात करी थी। तो वहाँ सोलार का मेरे को यूज आया कि भाई वहां पर जरूरी नहीं है कि सैटेलाइट फोन भी काम कर रहे हैं, मतलब दूर संचार भी जो है उससे काम कर रहा है। और आप यकीन मानो सोलर पैनल का यूज भाई सैटेलाइट में तो हो ही रहा है, सैटेलाइट और कहाँ से चल रहा है, वो बैटरी लेके गए हैं अपनी और सोलर पैनल लेके गए हैं, वहीं सूर्य की रोशनी से चार्ज होते रहते हैं, वहीं घूमते रहते हैं। तो वो इसलिए काम कर रहे हैं। और ऊपर से अब जो है वो यहाँ पर देखो, ऐसी अपेक्षा है कि सौर ऊर्जा में प्रयोग से ग्रामीण घरों में उपलों तथा लकड़ी पर निर्भरता को न्यूनतम किया जा सके। भाई अब बहुत हो गया, उपले जला जला के, लकड़ी जला जला के मम्मी ने जो है वो अपने फेफड़े खराब कर लिए। अब टाइम आ गया है कि उसको बदले। काय के लिए जलाना, एलपीजी के लिए आपके पास उपलों का ऑप्शन है, एलपीजी जलाओ, आप सीएनजी जलाओ, मीथेन गैस जलाओ, गोबर गैस से बना के। लाइट के लिए आप जो है वो सोलार लैंप लगाओ, बढ़िया है। अब लकड़ी क्यों जला रहे हो, हीटर जलाओ बिजली से, फिर फलस्वरूप पर्यावरण संरक्षण में योगदान और कृषि में भी खाद आपको। बस उतना ही लिखा हुआ है सोलार के बारे में। लेकिन यदि अगर 4 नंबर में आता है तो बहुत कम है ये, सोलार पे पूरा निबंध जैसा लिखना पड़ेगा आपको। तो आप उसमें सोलार पैनल का डायग्राम बना सकते हो, सोलार ऊर्जा है क्या उसमें ये लिख सकते हो, सोलार के लाभ लिख सकते हो। लाभ क्या है, स्वच्छ ईंधन है, कोई भी प्रदूषण नहीं करता है, फ्री की बिजली है, सूर्य हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में मौजूद है, सूर्य की ऊर्जा, उससे हम बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा बना सकते हैं। कोई भी वेस्ट मैनेजमेंट नहीं करना पड़ रहा, कुछ भी कचरा नहीं बच रहा है। नवीकरणीय स्रोत है, सूर्य की ऊर्जा कभी भी खत्म नहीं होगी। तो ये सब इसके लाभ हो जाएंगे। हानि, हानि क्या, फिर इसकी कमियां लिख सकते, सोलर पैनल की कमियां क्या है। पहला, बारिश के दिनों में परेशानी, दिक्कत तो जाती है ज़्यादा मात्रा में। दूसरा, महंगा होना, इसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इसकी कॉस्ट कटिंग होना चाहिए और ज़्यादा, अभी बहुत ज़्यादा सस्ते हो चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और सस्ते होना चाहिए ताकि आम आदमी की रेंज में आ सके। और जो है बस इसकी कमियाँ ज़्यादा है नहीं, है ना, कॉस्ट ज़्यादा है इसकी, बस एक कमी ये है, और बारिश के कारण से दिक्कत जाती है। यही है दो परेशानी इसमें। तो आप उसमें बाकायदा सौर ऊर्जा के बारे में ये वाला पैराग्राफ तो याद करोगी। उसके बाद सौर ऊर्जा काम कैसे करती है उसमें भी आप कर सकते, बैटरी का उपयोग किया जाता है, ग्रामीण इलाकों में इस बैटरी का यूज करके स्ट्रीट लाइट बनाई जा रही है, सिग्नल बनाए जा रहे हैं, सुदूर जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर टेलीफोन चलाए जा रहे हैं, सैटेलाइट फोन उससे चल रहे हैं, सैटेलाइट सौर ऊर्जा से चल रहे हैं। तो ये सब उसके बारे में इंट्रोडक्शन में लिख दोगे आप, उसके बाद देखो कि लाभ, डायग्राम भी बना सकते हो, हानि लिख दोगे, हानि नहीं सॉरी कमियां, हानि नहीं, हानि नहीं है इससे, कमियां हैं इसकी तकनीक की, कुछ ये तकनीक है ना ऊर्जा के संसाधन की, तो उसकी कोई कमियां हैं, तो कमियां आप बता दी मैंने। ठंडे इलाकों में दिक्कत जाती है, बारिश के इलाकों में दिक्कत जाती है, महंगी तकनीक है ना। भाखड़ा नांगल परियोजना, सबसे बड़ा बांध है भारत का भाखड़ा नांगल। तो ये सौर ऊर्जा वाला एक क्वेश्चन हो गया। अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं जिसमें अपन देखते हैं कि खनिज भाई भारत में, दूसरा एक और क्वेश्चन है खनिज संरक्षण को लेकर, वो भी करेंगे, लेकिन इसके पहले अब एक हवाला कर लें, थोड़ा सा टफ है लेकिन कर सकते हैं अपन। खनिज भारत में कहाँ कहाँ से प्राप्त किया जाता है, भारत में नहीं दुनिया भर में कैसे कैसे खनिज प्राप्त किया जाता है। पहला अपन ने कल देख लिया था, खनिज प्रायः निम्न शैल समूह से प्राप्त होता है, शैल मतलब चट्टान, समूह से प्राप्त होता है। पहला जो है वो आग्नेय और कायांतरित चट्टानें हैं, जो समय के साथ, आग्नेय मतलब की होता है जो अग्नि से बनी, अग्नि कहाँ से होगी, ज्वालामुखी से, ज्वालामुखी के अग्नि से ठंडे होने पर अग्नि चट्टानें बनी।
कायांतरित मतलब की हो जाता है जिनकी काया में अंतर आता गया है। तो एक्चुअली में कायांतरित चट्टानें जो है वो ऐसी चट्टानें हैं जो बहुत सालों पुरानी है, और धीरे धीरे इसमें जो है वो हवा के कटान से इसमें परिवर्तन आता गया है, इनकी काया परिवर्तित होती चली गई है ना। तो आग्नेय मतलब ज्वालामुखी के ठंडे होने से बनी चट्टानें, कायांतरित चट्टानें भी लगभग वैसी टाइप की होती हैं, बस समय बहुत पुरानी चट्टानें हैं। और चट्टानें बनती कैसे हैं वो आपको मालूम है, प्लेट टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं हमारी, जो भूपर्पटी होती है उसके नीचे प्लेट्स हैं। वो प्लेट्स जब एक दूसरे से टकराती हैं तो चट्टानों चट्टाने या पहाड़ जो है वो ऊपर निकल कर आते हैं, उन्हीं से हमारी चट्टाने एक्चुअली में ज्यादातर खनिज उसी कारण से मिलते हैं। तो आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों एवं विद्रोह में मिलते हैं। तो उनके बीच दरारें, उनके जो जॉइंट होते हैं वहां भ्रंशों और विद्रोह में मिलते हैं। छोटे जमाव शिराओं के रूप में और बृहद जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। छोटे जो जमाव होते हैं मतलब थोड़ी बहुत मात्रा में खनिज है, वो शिराओं के रूप में, शिरा मतलब एक नाली जैसी, उसके रूप में। और जो बड़े जमाव होते हैं पूरी की पूरी परत होती है, एक चट्टान के ऊपर इतनी पूरी परत है, हो सकता हो वो परत जो है वो चूना पत्थर की हो, है ना। तो ये जो है वो अ, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट है इनका निर्माण भी अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल अथवा गैसीय अवस्था में दरारों की सहायता से भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं। जब ये तरल और गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं। तो एक तरह से इसको मालूम इस तरह से समझने की कोशिश करो। हमारी पृथ्वी की सतह ये वाली है, इसके नीचे जो चट्टानें हैं वो आड़ी टेढ़ी हो सकती है ना, कैसी भी हो सकती हैं वो। तो होता क्या है, ज्वालामुखी उद्भेदन से जब ये धातुआं पिघल कर इधर आती हैं तो दो चट्टानों के बीच ऐसी घुसती जा रही हैं, आप समझ सकते हो, घुसती जा रही घुसती जा रही, और उसका जब उद्भेदन थोड़ा सा रुक गया तो ये लावा यहीं रुक गया, और ये दो चट्टानों के बीच में जो है वो जम जाएगी, ठंडी हो जाएंगी, ठंडी हो जाएंगी तो यहीं रह जाएंगी। इसी यही जो है वो हमको आज जो है तो ये लिखा हुआ है इसमें। अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल या गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं, नीचे से धक्का मिल रहा है इनको कि वो लावा जो है वो ऊपर की तरफ आ रहा है, धक्के के कारण से जो चट्टानों के बीच में रुक जाते हैं, और वही जो है हमें दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेले ऊपर आते हुए ठंडे होकर जम जाते हैं। तो मुख्य धात्विक खनिज जैसे जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा, ये जो है शिराओं जमाओं के रूप में प्राप्त होते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें यही पार्ट है कि कहाँ से मिलता है आग्नेय चट्टान, जोड़ों, भ्रंश और विद्रोह में मिलते हैं, और कौन से खनिज मिलते हैं, तो जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा, ये इसी से निकाले जाते हैं। और तीसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट है कि उस समय होता है जब ये तरल या गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की तरफ धकेले जाते हैं। भूपृष्ठ की जगह आप भूपरपट्टी भी लिख सकते हो या सतह भी लिख सकते हो, सतह की ओर धकेले जाते हैं। तो ये तरल अवस्था में होते हैं या गैसीय अवस्था में ऊपर की तरफ धकेले जाते हैं, और ये दरारों में आकर जम जाते हैं, ठंडे पड़ने के बाद जम जाते हैं, वहीं जमाव इकट्ठे हो जाते हैं इसमें। और किस रूप में मिलते हैं, या तो शिराओं के रूप में मिलते हैं या फिर पूरी परत के रूप में मिलते हैं, आग्नेय चट्टानें और कायांतरित चट्टानें। आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिज जो है वो जोड़ों, भ्रंशों और विद्रोह में मिलते हैं, दरारों, जोड़ों और भ्रंशों में। अगर जोड़ों भ्रंशों याद नहीं रहे, विद्रोह याद नहीं, दरारों और जोड़ों में मिलते हैं, आप इतना याद रखो, काफी है वो। छोटे जमाव जो है वो शिराओं के रूप में रहते हैं, और बड़े जमाव परत के रूप में दिखाई देते हैं। इनका निर्माण कब होता है, लिक्विड और जो गैसीय अवस्था में इनको ऊपर की तरफ धकेला जाता है, और ऊपर आते आते दो चट्टानों के बीच जो है वो ठंडे पड़ने के साथ जम जाते हैं वहां पर, तो उस रूप में हमको ये मिलते हैं। और उदाहरण क्या है, हमारा जो तांबा होता है, तांबा, जिंक, जस्ता, जस्ता मतलब जिंक, अरे ओ भाई, जस्ता और जिंक दो बार लिखा हुआ है। एक्चुअली जस्ते को इंग्लिश में जिंक बोलते हैं, बुक से इतनी बड़ी गलती होती नहीं है, हो रही है। तांबा, जस्ता, जिंक, एक्चुअली जिंक को ही हम जस्ता बोलते हैं। और सीसा शिरा और जमाव में मिलता है। तो जस्ता और जिंक सेम है। ये हमारे आग्नेय कायांतरित चट्टानें हो गई। पहला कौन सी होगी, आग्नेय और कायांतरित चट्टानें। चट्टानें तीन चार बातें कौन सी याद रखना है उसमें, पहला तो आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में खनिज कैसे मिलते हैं, या तो जोड़ पर मिलते हैं, या इनके जो जोड़ों पर या फिर जो दरारें होती हैं उनमें जो है वो पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या, ये अधिकतर तब बनते हैं जब ये तरल या गैसीय अवस्था में भूपर्पट के ऊपर की तरफ धकेले जाते हैं, या ठंडे होकर जम जाते हैं, और उस तरह से मिलते हैं। दो तरह से मिलते हैं, या तो ये शिराओं के रूप में मिलेंगे या फिर एक परत के रूप में मिलेंगे। तीसरा पॉइंट ये होगा। चौथा पॉइंट, कौन से खनिज मिलते हैं ऐसे, तो हमारा तांबा, जस्ता,
और सीसा, ऐसे खनिज है जो शिलाओं में जो है वो पाए जाते हैं, जमावों के रूप में पाए जाते हैं। दूसरा हो गया, अनेक खनिज अवसादी चट्टानों के अनेक खनिज संस्तरों या परतों में पाए जाते हैं। तो अवसादी चट्टानों के अनेक खनिज संस्तरों में पाए जाते हैं। अब ये अवसादी चट्टानें क्या होती हैं? देखना पड़ेगा मुझे भी। इसमें मेन पॉइंट ये आ रहा है, अवसादी चट्टानें देख लेते हैं एक बार इंग्लिश में क्या बोलते हैं और उसका नाम क्या है। अवसादी चट्टानें प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती हैं और बाद में रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारणों से परत जैसी ठोस रूप में हो जाती हैं। तो उनको हम सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। तो सेडिमेंट जो है वो ऐसी परत के रूप में होती हैं। प्राकृतिक कारणों से निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती हैं और बाद में रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारणों से परत जैसी ठोस में निर्मित हो जाती हैं। तो ऐसी चट्टानें जो है वो सेडिमेंट्री रॉक कहलाती हैं। आग्नेय अवसादी और कायांतरित चट्टानों से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। आग्नेय चट्टानें क्या होती हैं? यह मैग्मा या लावा से जमने से बनती हैं, तो ये तो आपको भी पता है। आग्नेय चट्टानें परत रहित कठोर संघनन होती है, उसमें चुंबकीय लोहा तांबा वगैरह होता है। आग्नेय चट्टानें आग में हो गई ना, स्टॉक बैथोलिक, ये उसके प्रकार हैं। अवसादी चट्टानें अभी जब अपन ने बात करी कि प्राकृतिक कारणों से निर्मित छोटी छोटी चट्टानें होती हैं जो जमीन के नीचे जो है वो परतों के रूप में पाई जाती हैं, उन्हें परतदार होती हैं ये, है ना। इसमें वनस्पति जीवों के जीवाश्म पाए जाते हैं। और कायांतरित चट्टानें क्या होती हैं? ताप और दाब रासायनिक क्रियाओं के कारण से आग्नेय और अवसादी चट्टानों से कायांतरित चट्टानों का, अच्छा, मेटाफॉर्मिक नाव जो रॉक्स होते हैं वो एक्चुअली कायांतरित और अवसादी चट्टानों के ही नीचे हो जाने के कारण से मेटामॉर्फिक रॉक बनते हैं। ये थोड़े से गहरे होते हैं, नीचे साइड पाए जाते हैं और ज्यादा तापमान के कारण से पाए जाते हैं। इस डायग्राम में बहुत हद तक क्लियर हो रहा है। सबसे ऊपर इग्निशियस रॉक्स हैं, आग्नेय चट्टानें हैं। ये देखो डायग्राम बहुत अच्छा है। जो आग्नेय चट्टान, देखो लावा नीचे आया, मैग्मा पिघला हुआ लावा था वो ऊपर आया ज्वालामुखी से, ये जो ब्लैक हो गया मतलब ये लावा ठंडा हो गया, उसको आग्नेय चट्टानें बोलते हैं। ये परते और नीचे वाले जो है सेडिमेंट जो प्राकृतिक कारणों से चट्टानें बनी, छोटी छोटी चट्टानें और परत के रूप में पाई जाती हैं, उन्हें हम सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक मतलब कि अवसादी चट्टानें। और नीचे जो होती हैं, इसके नीचे कायांतरित चट्टानें होती हैं। जब यही सेडिमेंट रॉक और या फिर आग्नेय चट्टानें जो है इन पर ज्यादा ताप या दाब पड़ता है, ताप या दाब, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है, बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है, तो यही आग्नेय और कायांतरित चट्टानें जो है वो कन्वर्ट हो जाती हैं, सॉरी, यही आग्नेय और अवसादी चट्टानें कन्वर्ट हो जाती हैं आग्नेय उसमें, अवसादी इसमें, कायांतरित चट्टानों में। कायांतरित चट्टानें सबसे नीचे पाई जाएंगी, है ना। और ये वही है रॉक्स हैं जो ताप और दाब के कारण से कन्वर्ट हो गई। आग्नेय और अवसादी चट्टानें थी लेकिन ताप के कारण से ये कन्वर्ट हो गई हैं, तो मेटामॉर्फिक रॉक्स उनको बोलते हैं जो नीचे होती हैं, ज्यादा ताप और दाब पर। सबसे ऊपर इग्निशियस यानी कि आग्नेय चट्टानें, फिर उसके बाद अवसादी चट्टानें और सबसे नीचे होती हैं। तो ये क्लियर हो गया मेरे ख्याल से, है ना। तो अब एक बार फिर से देखते हैं अपनी आंसर की तरफ। तो हमारी क्या, अब ये याद हो जाएगा, अवसादी चट्टानें अब याद रहेगा कि बीच की परतें जो प्राकृतिक रूप से बनी हैं किन्हीं कारणों से, और वो परत के रूप में होती हैं। तो अनेक अवसादी, आप देखना पहला वाला अपन ने आग्नेय चट्टानें देख लिए, इसमें कायांतरित चट्टानें भी लिखा हुआ है। दोनों मिक्स हैं। दूसरा जो है वो अवसादी चट्टानों के खनिज संस्तरों में पाए जाते हैं, परतों के रूप में पाए जाते हैं। इनका निर्माण क्षैतिज परतों के निक्षेपण, संचर व जमाव के परिणाम है। तथा कोयला तथा कुछ अन्य प्रकार के लौह अयस्कों का निर्माण लंबी अवधि तक अत्यधिक खनिजों के निर्माण की ऊष्मा तथा दाब का परिणाम है। अवसादी चट्टानों में दूसरी श्रेणी के खनिज जिप्सम, पोटाश, नमक व सोडियम सम्मिलित है। इनका निर्माण विशेषकर शुष्क प्रदेशों में वाष्पीकरण के फलस्वरूप हुआ है। तो इस पे ऑब्जेक्टिव बन चुका है, जिप्सम पोटाश का निर्माण कैसे हुआ? वाष्पीकरण के फलस्वरूप हुआ है। तो अपन अवसादी चट्टानों के रूप में जो खनिज बनते हैं वो कैसे बनते हैं? कोयला और कुछ प्रकार के लौह अयस्क काय से बनते हैं? अवसादी चट्टानों से मिलकर बने होते हैं। ऊष्मा और दाब के परिणाम है ये। अवसादी चट्टानों की दूसरी श्रेणी के खनिज जो है वो है जिप्सम, पोटास और नमक। शायद जिप्सम से आप परिचित हो,
पीओपी इसी से बनता है। पोटाश हमारा जो है वो पटाखों में यूज किया जाता है और गन पाउडर में भी यूज किया जाता है। नमक आप सभी जानते हो, हमारा जो रॉक सॉल्ट होता है, जो पत्थर का नमक होता है, वो इसी, सोडियम भी इसी से मिलता है। आग हमारी जो हमारी ये वाली चट्टान है, कौन सी, अवसादी चट्टान है। तो अनेक खनिज अवसादी चट्टानों के रूप में, परतों के रूप में पाए जाते हैं। इनका संचयन क्षैतिज परतों में निक्षेपण, संचरण व जमाव का परिणाम है। निक्षेपण, संचयन और संचयन मतलब जुड़ना। संचयन और जमाव एक ही तो बात है। संचयन मतलब धीरे धीरे जुड़ना और जमाव मतलब इकट्ठा होना। तो दोनों ही संचयन और जमाव का परिणाम है। कोयला और कुछ प्रकार के लोहा अयस्क जो है इन परतों में पाए जाते हैं। दूसरी श्रेणी की परत जो है वो पोटाश, नमक, सोडियम जो है वो दूसरी श्रेणी की परत है, जो कि अनेक अवसादी चट्टानों से मिलते हैं हमें। खनिजों के निर्माण की एक अन्य विधि है धरातलीय चट्टानों का अपघटन। धरातलीय चट्टानों का अपघटन, चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानें रह जाती हैं। बॉक्साइट का निर्माण इसी प्रकार से होता है। तो खनिजों के निर्माण की तीसरी विधि है धरातलीय चट्टानों का अपघटन। धरातली मतलब जो पृथ्वी पर है उनका अपघटन हो गया, वो किसी कारणों से हो सकता है अपघटन। बहुत सारे जो है वो कारण हो सकते हैं, जैसे पानी से बहते बहते जो है वो चट्टान की ऊपरी परत चढ़ गई, नीचे की परत आ गई, तो वो जो है वो नीचे जो है वो अयस्क अयस्क रहता है, जैसे बॉक्साइड अयस्क, इस तरह से। तो जो धरातलीय चट्टान है, जो धरातल पे है, वायु के टकराव के कारण से या पानी के टकराव के कारण से वो उसकी ऊपरी परत धीरे धीरे हटती चली गई और नीचे जो खनिज था वो ऊपर आ जाता है। इसको बोलते हैं धरातलीय चट्टानों का अपघटन, है ना। तो ये इसका इसका कैसा होता है, चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात अयस्क वाली सारी चट्टानें रह जाती हैं। अपर्दन मतलब होता है उसकी परत का हट जाना। तो जो भी चट्टान के घुलनशील तत्व हैं, घुलनशील मतलब जैसे पानी में ही हो गया, कोई चीज घुलने वाली है तो वो धीरे धीरे घुल घुल के पानी से अलग होती जाएगी और नीचे की जो चट्टान है वो ऊपर आ जाएगी। उदाहरण है बॉक्साइट। तो तीसरा प्रकार होगा खनिज के निर्माण की एक विधि है चट्टान, धरातलीय चट्टानों का अपघटन। पहला कौन सा था, आग्नेय कायांतीय चट्टानों की दरारों में पाई जाती है। दूसरा कौन सा था, अवसादी चट्टानों से मिलती है, उदाहरण के लिए कोयला, लोहे के कुछ अयस्क। दूसरे स्तर पर पोटाश और जो नमक और सोडियम आते हैं वो। तीसरे स्तर पे जो है वो धरातलीय चट्टानों के अपरदन से होती है और उसका उदाहरण है बॉक्साइट। चौथा है पहाड़ियों के आधार तथा घाटी में प्लेसर निक्षेप के रूप में पाए जाते हैं। तो इसका बहुत अच्छा उदाहरण है सोना चांदी। तो ये क्या है, पहाड़ियों के आधार पर घाटी जल तल की रेत में जलोढ़ जमाव के कारण से कुछ खनिज पाए जाते हैं। जो पहाड़ होते हैं ना, वहां से नदियां आती जाती हैं, तो नदियां जो है वो कई प्रकार से सोना चांदी वगैरह जो ले जाती हैं। जब वो ऊंचाई से नीचे गिरती हैं तो जो नीचे झरने में चट्टाने वगैरह होती है ना, उनके किनारों पर वो सोना चांदी जो है वो इकट्ठा होते जाता है। कई हजारों साल, मतलब बहुत सालों से लगातार इकट्ठा हो रहा था, तो सोने के ज्यादा वहां पर अवशेष मिल जाते हैं। तो क्या करते हैं, वो मिट्टी में घुल जाते, मिट्टी में मिल जाती है रेत के रूप में। तो क्या करते हैं, जो सोना वाले रहते हैं वो लोग नदी के किनारे से वो रेत को ले जाते हैं और उसको पानी से धोते हैं बहुत ज्यादा बार। उससे जो है सोना चांदी जो है वो निकाल लिया जाता है। इसको बोलते हैं प्लेसर निक्षेप। तो प्लेसर निक्षेप इसमें एक वर्ड आता है, तो ये लिखना चाहिए आपको। पहाड़ियों के आधार तथा घाटी के तल में रेत के जलोढ़ जमाव के रूप में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं। रेत के जलोढ़ जमाव के रूप में रेत जो है वो इकट्ठी हो गई, उसके अंदर सोना की जो है वो राख जैसे मिलती है। उनको प्लेसर निक्षेप के नाम से जानते हैं। इसमें पाए ऐसे खनिज होते हैं जल द्वारा घर्षित नहीं होते। जल द्वारा घर्षित नहीं होते, चट्टान द्वारा हो सकते हैं, तो ये तो और ज्यादा बन सकते हैं। जल द्वारा घर्षित नहीं होते, जल से रिएक्ट नहीं करते। तो इसमें कौन से है, सोना और चांदी है। और आखिरी है महासागरीय जल में भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। इनमें से अधिकांश व्यापक रूप में विस्तृत होने के कारण से इसकी आर्थिक सार्थकता कम है। तो जाहिर सी बात है, जो महासागर से खनिज प्राप्त किए जा रहे हैं उनको महासागरीय खनिज बोलेंगे। और जल के रूप में, ये जल में बहुत ज्यादा घुले हुए हैं, तो इतना ज्यादा विस्तृत होने के कारण से इनकी आर्थिक सार्थकता कम है। जल में बहुत ज्यादा घुले हुए हैं, तो आर्थिक सार्थकता कम है मतलब बहुत ज्यादा पैसे लग जाएंगे उससे निकालने में। महासागरीय जल से निकालने में बहुत ज्यादा कीमत लग जाएगी, इसलिए उसको जो है वो आर्थिक सार्थकता उसकी कम है। फिर भी सामान्य नमक, मैग्नीशियम और ब्रोमाइन जैसे समुद्री जल से परिग्रहित होते हैं। महासागरीय तली में मैग्नीज ग्रंथिकाओं में भी धनी है, तो मैग्नीज भी इससे मिलता है। और साथ ही साथ जो है वो नमक और मैग्नीशियम जो है इसी से निकाला जाता है, महासागरीय खनिजों से। तो हमारे चार प्रकार के खनिज निकालने की तकनीक हो गई। पहली हो गई आग्नेय, है ना, रिवाइज करते हैं और आज का काम, बड़ा क्वेश्चन यही खत्म करते हैं, खनिज कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं।
पहला जो हो गया वो आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से हमें जो है वो खनिज मिलता है। उसमें तीन चार बातें क्या हैं, उनके दरारों और जो जोड़ होते हैं वहां पर वो खनिज पाया जाता है। वो ज्यादातर वो होते हैं, मतलब एक पॉइंट और था उसमें, लेकिन वो तो तीसरे पॉइंट पे जाऊं यदि तो उसमें ये था कि ये जो होते हैं ये तरल या गैसीय अवस्था में भूपर्पटी की ओर धकेले जाते हैं और जम जाते हैं, वही हमें दरारों में आज जो है वो प्राप्त होते हैं। एक और था उसमें पॉइंट, वो क्या था, एक पॉइंट और था, हाँ, शिराओं के रूप में मिलते हैं या फिर परतों के रूप में मिलते हैं, शिराओं या परतों के रूप में मिलते हैं। और फिर आखिरी पॉइंट था कि उदाहरण कौन से ऐसे हैं, तो हम जो है उसके उदाहरण लिख सकते हैं। तांबा, जस्ता, सीसा, ये उदाहरण हैं जो कि हमें आग्नेय और कायांतित चट्टानों से मिलते हैं। दूसरा वाला जो है वो अवसादी चट्टानें होते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है, मेटामॉर्फिक नहीं था और कुछ था, अवसादी चट्टानें सबसे ऊपर, आग्नेय चट्टानें, फिर उसके बाद अवसादी चट्टानें और नीचे आती हैं कायांतरित चट्टानें, है ना। तो अभी जो बात हो रही है वो अवसादी चट्टानों के बारे में बात हो रही है। अवसादी चट्टानों में परतों के रूप में खनिज पाया जाता है, तो ये जो है वो परतों के रूप में रहता है। तो उदाहरण के लिए इसमें याद रखना था, कोयला और कुछ लोहे के अयस्क जो है परतों के रूप में पाए जाते हैं। दूसरी श्रेणी के अयस्क कौन से हो सकते हैं, इसमें पोटास, सोडियम और नमक भी हो सकता है, जो ये पहाड़ों, रॉक सॉल्ट जिसको बोलते हैं ना, वो खनिज भी जो है आग्नेय हमारी अवसादी चट्टानों से प्राप्त किए जाते हैं परतों के रूप में। तीसरा जो था वो हमारी हो जाती है, तीसरे वाले पाई की थी, चट्टानों के घर्षण के कारण से, चट्टानों के जो धरातली चट्टान है उनके अपरदन के कारण से। उदाहरण के लिए कुछ चट्टानों पर क्या होता है, जो जल में घुलनशील परत होती है वो घुल के अलग हो जाती है, और जो हमारी जो अयस्क की खनिज की जो परत है वो ऊपर आ जाती है, तो वो जो है हमें खनिज के रूप में प्राप्त हो जाती है। उदाहरण के लिए बॉक्साइट, बॉक्साइट जो है वो धरातली चट्टानों के अपरदन से बना है, पानी से जो है वो घुलकर उसके ऊपर की परत रह जाती है और बॉक्साइट ऊपर आ जाता है, तो वो एक धरातली चट्टानों के अपघटन से भी हमें खनिज प्राप्त होते हैं। तीसरा, प्लेसर निक्षेप के कारण से पहाड़ों से जब पानी गिरता है तो वो कुछ खनिज जो है वो रेत की जलोढ़ मिट्टी में घुल जाते हैं, जलोढ़ मिट्टी में घुले हुए रहते हैं, घुली हुई अवस्था में रहते हैं, और उनको अगर शोधित किया जाए तो उसको प्लेसर निक्षेप बोलते हैं, और उनको अगर शोधित किया जाए तो धातुएं प्राप्त हो सकती हैं, खनिज प्राप्त हो सकते हैं, उदाहरण के लिए सोना और चांदी। आखिरी चौथा टाइप है महासागरीय खनिज। तो महासागरीय खनिज में खनिज जो है पानी में घुले हुए रहते हैं, पानी में से जो है वो निकाले जाते हैं। इसकी आर्थिक संभावना बहुत कम होती है क्योंकि बहुत ज्यादा घुले हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी मैग्नीशियम और नमक, साधारण नमक जो है वो महासागरीय जल से जो है वो खनिज के रूप में प्राप्त किया जाता है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको याद हुआ होगा थोड़ा बहुत। क्वेश्चन को टफनेस के स्तर पे देखा जाए तो टफ है क्वेश्चन ये वाला थोड़ा सा, आने की संभावना भी कम है, लेकिन आने की संभावना थोड़ी सी कम है, लेकिन फिर भी याद तो होना पकड़ना पड़ेगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। अगर मैप नहीं आता है तो फिर यही क्वेश्चन मिलेगा आपको, लोहे की पेटी, खनिज कैसे किस प्रकार से बनते हैं, हमारा जो खनिज संरक्षण है उसको क्या बोलते हैं, वही क्वेश्चन बाकी है अभी। और तीसरा, सौर ऊर्जा क्यों जरूरी है, क्योंकि वो चैप्टर में आया हुआ है ना, तो उस पर निबंध लिखने को आ सकता है 4 नंबर में। तो ये सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अभी भी बाकी है इसमें। आज का टाइम चूंकि हो चुका है, कल फिर मिलेंगे, कंटिन्यू करेंगे इस चीज को, कल साइंस उठाएंगे, फिर परसों देखेंगे इसको संसाधनों के बारे में, है ना। तो 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो रहा है, उम्मीद है भैया एक आपको सीख क्वेश्चन रहे था। हाँ पूर्वा। अग्नाशी तथा कायांतित चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों व विद्रोह से मिलते हैं। भ्रंशों व विद्रोह क्या होता है? जोड़ो, भ्रंशों और भेदरों, इसको तो इंग्लिश में देखना पड़ेगा। जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, तुक्का ना लगाते हुए ब्रंश और ब्रदर डायरेक्ट सर्च कर लेते हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। पता नहीं गूगल भी सर्च कर पाएगा कि नहीं, ब्रंश, ब्रंश घाटी दिखा रहा है, इंग्लिश क्या बोलते हैं, डायग्राम से समझ में आ रहा होगा। भ्रंश मतलब दो चट्टानों के बीच की दरार, ये इसको भ्रंश बोलेंगे। तो पहाड़ी ऐसे आपस में नीचे से टकरा रही है ना, इसके कारण से दरार पड़ रही है, तो इसको भ्रंश बोलेंगे, है ना। ये दरार धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी, इसको भ्रंश बोलते हैं। डायग्राम से सिद्ध हो जा रहा है ये भ्रंश। और फिर उसका विदर, विदर और देख लेते हैं एक बार। वाइड रूलिंग वन,
हिंदी देखें तो विदारना, फाड़ना, दरार, दरार, सुराख, तो वही है दरार और सुराख, है ना। विदारना, फाड़ना, रंध्र, विवर, दरार, सुराख, दरार को ही बोल रहे हैं। और भ्रंश जो है वो बड़े होते होंगे, दरारें छोटी होती होंगी। ये सुराख भी बोल सकते हैं, सुराख मतलब चट्टानों में जो गड्ढे होते हैं उनसे भी पाए जा सकते होंगे। तो वो एक ही शब्द के पर्यायवाची रूप में है, थोड़ा थोड़ा अंतर होगा ज्योग्राफी के रूप में। अगर आप ज्योग्राफी आगे पढ़ोगे तो उसमें फिर भौतिक रूप से देखने पर अलग दिखते होंगे वो, मेरे ख्याल से। शायद जो ये था, भ्रंश जो था वो बड़े होते होंगे, विदर थोड़े से साइज में छोटे होते होंगे। तो ज्योग्राफी के स्टूडेंट जो है इसको डीप में पढ़ते होंगे। हालांकि अगर आपको वो याद नहीं रहता है तो आप इतना याद रखोगे, दो चट्टानों के दरार जो होती हैं उसमें, और जो जमाव के रूप में दरारों और जोड़ों पर, दो दो चट्टानों के जोड़ों पर जो है वहां पर ये खनिज पाए जाते हैं, आग्नेय और कायांतरित चट्टानों के, है ना। उनके जोड़ों पर और दरारों में ये पाए जाते हैं। भ्रंश और विदर याद नहीं रहता है तो भी चल जाए। भ्रंश और विदर से क्या फर्क पड़ता है? भ्रंश का आपने जरूर वो फोटो जरूर देख ली है, लेकिन भ्रंश अगर याद नहीं भी रहे तो क्या फर्क पड़ता है? भ्रंश और विदर अगर याद नहीं भी रहे तो भी क्या फर्क पड़ता है? क्या आयग्नि और कायांतरित चट्टाने भ्रंश और विदर में ही पाए जाते हैं। अब तुम वो मेन दो पॉइंट भूल जाओगे, भ्रंश और विदर याद रहेगा। तुमको इतनी बार भ्रंश और विदर बोल दिया मैंने, है ना। तो क्या याद नहीं रखना है? भ्रंश और विदर, आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में जो जोड़ होते हैं और दरार होती है, उसके अलावा भ्रंश और विदर को याद नहीं रखना है। उसमें खनिज पाए जाते हैं, उनसे खनिज निकाले जाते हैं, भ्रंश और विदर। चलो, पूर्वा ने क्या पूछा था? क्या याद नहीं रखना है? भ्रंश और विदर याद नहीं रखना है। चलो बढ़िया, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है भ्रंश और विदर याद नहीं रहेगा। कल बात करेंगे कंटिन्यू साइंस पे। आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कुछ नया सीखा होगा। कल फिर मिलेंगे, बाय, गुड नाइट। जाएगा तो सभी को 8 बजे और क्लास है। गुड नाइट भैया।